चलिए टीडीएस को लेकर हम अपना जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है कि जो डिडक्टर है, मान लीजिए मिस्टर वाई है और यहाँ पर मिस्टर एक्स है। मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को कुछ पेमेंट की गई, इंटरेस्ट की हो सकती है, रेंट की हो सकती है, सैलरी की पेमेंट हो सकती है, जिस पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी। तो अब बात आती है कि मिस्टर वाई अगर टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं तो ऐसे में उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हमने देखा था कि मिस्टर वाई क्या करते हैं, इस टीडीएस अमाउंट को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे, टीडीएस की पेमेंट करेंगे टू दी गवर्नमेंट। एंड आफ्टर दैट एक रिटर्न ऑफ टीडीएस वो फाइल करेंगे, जिसमें वो बताते हैं कि ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है ये किस अमाउंट पर डिडक्ट किया गया है और वो अमाउंट किस व्यक्ति को पे की गई है और कब पे की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ड्यूटीज आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है डिडक्टर के एंड पर। हम बात कर रहे हैं जिसने टीडीएस डिडक्ट किया, वो क्या करेगा, टीडीएस की पेमेंट करेगा। पेमेंट के लिए चालान नंबर 281 यूज किया जाता है। हमने इनकम टैक्स के अंदर देखा था, इनकम टैक्स के अंदर यूज किया जाता है चालान 280, और जबकि टीडीएस के अंदर जो चालान यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 281। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रिटर्न ऑफ टीडीएस, इसके लिए भी हम देखेंगे काफी तरह के जो फॉर्म्स हैं वो बताए गए हैं। फॉर्म 26Q, 27Q, 24Q। तो ये बेसिकली जो फॉर्म्स है टीडीएस रिटर्न्स के लिए फाइल किए जाते हैं। तो सेक्शन 200 जो बात करता है ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस, जो भी व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करता है उसकी क्या ड्यूटीज है। तो बताया गया एनी पर्सन डिडक्टिंग एनी सम इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो दैट मीन्स जो टीडीएस के रिगार्डिंग जो चैप्टर है उसमें जहां पर भी प्रोविजंस बताए गए हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उन सेक्शंस के अंडर टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेल पे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जो टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट के तहत द सम सो डिडक्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द बोर्ड डायरेक्ट्स। तो वो पे करेगा जो भी अमाउंट उसने क्या किया है, डिडक्ट किया है, और पे करेगा टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट है उस अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट बताई गई है वो बताई गई है रूल नंबर 30 में। तो रूल 30, टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन 192 सबसेक्शन 1A। तो सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A के तहत जो टैक्स आप डिडक्ट करेंगे वो आप कैसे पे करेंगे। तो यहां पर बेसिकली दो तरह के डिडक्टर बताए गए हैं, दो तरह के डिडक्टर। वन इज गवर्नमेंट और सेकंड इज नॉन गवर्नमेंट। तो मान लीजिए जिस व्यक्ति ने टीडीएस डिडक्ट किया, जिस व्यक्ति ने टीडीएस डिडक्ट किया वो एक गवर्नमेंट ऑफिस है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा कोई पेमेंट की गई है, मान लीजिए मिस्टर एक्स को, और यहां पर गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो ऐसे में जो टाइम लिमिट बताई गई है उसके लिए कहा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिस है अगेन उसको टू मोड्स ऑफ पेमेंट बताए गए। दैट मीन्स वो टीडीएस की पेमेंट कर सकता है, उसके भी दो तरीके बताए गए इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। अगर जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो बाय गवर्नमेंट ऑफिस किया गया है तो ऐसे में वह जो टीडीएस डिपॉजिट कर सकता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान। एंड सेकंड वन इज विद प्रोडक्शन ऑफ चालान। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट ऑफिस टीडीएस की पेमेंट करता है चालान के जरिए तो टाइम लिमिट अलग बताई गई, और अगर वो टीडीएस की पेमेंट करता है थ्रू
बुक एंट्री, दैट इज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान। वहां पर कोई चालान डिपॉजिट नहीं किया जाता, मियरली जो पेमेंट के रिगार्डिंग एक बुक एंट्री की जाती है। तो उस बुक एंट्री के जरिए अगर आप टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो ऐसे में क्या टाइम लिमिट होगी? ऑल सम डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B बाय एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है, देन इट शैल बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सेम डे। सेम डे, जिस दिन आपने डिडक्ट किया उसी दिन आप क्या करेंगे? पे करेंगे। वेयर टैक्स इज पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान। तो दैट मीन्स आप चालान के जरिए पेमेंट नहीं करते हैं, थ्रू बुक एंट्री अगर आप पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको सेम डे पेमेंट करनी होगी। सेम डे पेमेंट मीन्स आपको वो जो बुक एंट्री है वो सेम डे करनी होगी। और अगर मान लीजिए आप इनकम टैक्स चालान के जरिए पेमेंट करते हैं तो ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड, और income tax is due under subsection 1A of section 192 where tax is paid accompanied by an income tax चालान। अगर जो टैक्स की पेमेंट की जा रही है वो चालान के जरिए की जा रही है तो ऑन और 7th days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। फॉर एग्जाम्पल टीडीएस डिडक्ट किया गया 10th of April को, तो ऐसे में जो पेमेंट करने की ड्यू डेट होगी वो होगी 7th of May 21। फॉर एग्जाम्पल जो टीडीएस डिडक्ट किया गया वो किया गया 30 अप्रैल 2021 को, तो टीडीएस पेमेंट करने की डेट होगी 7th of May 2021। दैट मीन्स जिस महीने में आपने टीडीएस डिडक्ट किया उस महीने के एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ की जो 7th ऑफ डेट होगी उस डेट तक आप वो टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपने 7th ऑफ डे के बाद अगर डिपॉजिट किया तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। क्यों? आप डिले पेमेंट करेंगे तो डिले पेमेंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये बताया गया इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो अप्रैल के लिए 7th ऑफ मे, अप्रैल मंथ में आपने जितना भी टैक्स डिडक्ट किया होगा उसके लिए आपको 7th ऑफ मे तक वो टीडीएस डिपॉजिट करना है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट यूजिंग चालान नंबर 281। ऑनलाइन पेमेंट होगी, कैसे होगी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में हम देखेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए मई मंथ के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो ऐसे में 7th ऑफ जून आपकी ड्यू डेट होगी। जून मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो 7th ऑफ जुलाई आपकी ड्यू डेट होगी। जुलाई मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो 7th ऑफ अगस्त ड्यू डेट होगी। तो इस तरह बेसिकली जिस भी महीने में टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस महीने से अगले महीने की जो 7th ऑफ डे होगा, जो डेट होगी, उस डेट तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होगा। और अगर मान लीजिए मार्च मंथ में टीडीएस डिपॉजिट किया गया है तो ऐसे में 7th ऑफ अप्रैल तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑफिस की, कि नॉन गवर्नमेंट ऑफिस के केस में आप कब तक टीडीएस डिपॉजिट करेंगे एज पर रूल 30। all sum deducted in accordance with the provision of 17th B chapter by deductor other than an office of the government। तो that means गवर्नमेंट ऑफिसेज के अलावा किसी और व्यक्ति के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया गया है, लेट्स से बाय एन इंडिविजुअल, बाय पार्टनरशिप फर्म, बाय ए कंपनी, it shall be paid to the credit of the central government on or before 30th day of April where the income or amount is credited or paid in the month of March। तो मार्च महीने में आपने जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है वो आपको 30th अप्रैल तक डिपॉजिट करना है। ये बताया गया स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ मार्च मंथ जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। इसके अलावा जो है आपने मार्च महीने के अलावा जो टीडीएस डिडक्ट किया, लेट्स से अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ में, तो ऐसे में कहा गया इन एनी अदर केस ऑन और बिफोर 7 डे
from the end of the month in which deduction is made or income tax is due under section 192 subsection 1A। तो और किसी महीने में अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो ऐसे में वो आपको नेक्स्ट मंथ 7th ऑफ डे तक डिपॉजिट करना होगा। जैसा हमने गवर्नमेंट ऑफिस के केस में देखा था, जहां पर चालान के जरिए पेमेंट की जा रही थी, वहां पर भी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है ड्यू डेट रहती है। लेकिन स्पेसिफिकली मार्च महीने के अंदर बताया गया कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिस होंगे उनके लिए 30 अप्रैल ड्यू डेट होगी, और जो गवर्नमेंट ऑफिस होंगे उनके लिए जो है 7th ऑफ अप्रैल ड्यू डेट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मेजर चेंज है वो चेंज है इन द मंथ ऑफ मार्च। अब बात आएगी सेक्शन 192 सब सेक्शन 1A क्या है। तो बेसिकली जो सैलरी के रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, वो किया जाता है अंडर सेक्शन 192। तो अंडर सेक्शन 192 अगर आप टीडीएस डिपॉजिट करेंगे तो ऐसे में बताया गया, दो पार्ट्स में बेसिकली सैलरी को डिवाइड किया गया। वन इज बेसिक सैलरी, अलाउंसेस प्लस मॉनेटरी परक्विजिट्स। दैट मींस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स को छोड़कर बाकी जो आपके सभी कंपोनेंट्स होते हैं वो यहां पर कवर किए गए। और सेकंड पार्ट्स के अंदर जो है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट को कवर किया गया। तो ऐसे में कहा गया कि सेक्शन 192 के तहत बेसिकली अगर आप सैलरी की पेमेंट करते हैं एज एन एम्प्लॉयर, तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। तो वो आप क्या करेंगे, जो भी सैलरी आप एम्प्लॉय को पे करेंगे उसमें से आप जो भी टीडीएस बनेगा वो आप डिडक्ट करेंगे। हालांकि सेक्शन 192 को बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। तो अब बात आई कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर टीडीएस डिडक्ट ना करे और इस अमाउंट को, जो टैक्स अमाउंट है जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर कैलकुलेट की जाती है, वो एम्प्लॉयर पे एट हिज ओन। दैट मींस वो एम्प्लॉयर के द्वारा खुद ही पेमेंट की जा सकती है। और जब नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर जो टैक्सेस की पेमेंट की जाती है वो एम्प्लॉय के हाथ में इनकम ट्रीट नहीं होती। तो ऐसे में हमने पीजीबीपी सेक्शन जो डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वहां पर भी हमने देखा था कि अगर किसी एम्प्लॉयर के द्वारा सेक्शन 192 सब सेक्शन 1A के तहत अगर कोई टैक्स की पेमेंट की जाती है और वो टैक्स की पेमेंट है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, तो ऐसे में वो टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट नहीं कर सकते एज एन एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब ना तो वो एम्प्लॉय के हाथ में इनकम होगी जो टैक्स की पेमेंट की गई है बाय द एम्प्लॉयर, और ना ही एम्प्लॉयर को उस अमाउंट का, उस एक्सपेंस का जो है क्लेम दिया जाएगा। तो ऐसे में कहा गया कि ये जो टैक्स अगर एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर अपनी पॉकेट से पे करता है तो भी ऐसे में वही ड्यू डेट्स बताई गई जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ड्यू डेट्स होंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर टैक्स पे नहीं करता तो ऐसे में एम्प्लॉय टैक्स पे करता, और अगर एम्प्लॉय टैक्स पे करता तो वो इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस डिडक्ट किया जाता बाय द एम्प्लॉयर, और अकॉर्डिंगली जो भी ड्यू डेट्स है उसके अकॉर्डिंग वो पे किया जाता बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन अब मान लीजिए अब एम्प्लॉय उस पर टैक्स पे नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, तो ऐसे में कहा गया कि जिस तरह से टीडीएस डिडक्ट किया जाता उसी तरह से आप इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर जो टैक्सेस की पेमेंट होंगे वो आप करेंगे एज एन एम्प्लॉयर।
और इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर जो इनकम टैक्स पे किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर, ना तो वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा और ना ही एम्प्लॉयर को एज एन एक्सपेंस उसका क्लेम दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मॉनेटरी परक्विजिट्स और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स कौन सी होती है वो हम ऑलरेडी सेक्शन 17 को डिस्कस करते हुए इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। बेसिकली जहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है बाय द एम्प्लॉयर वो होती है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, और जहां पर कुछ अमाउंट पे की जाती है बाय द एम्प्लॉयर टू रिम्बर्स द एक्सपेंसेस मीट बाय द एम्प्लॉय वो होती है आपकी मॉनेटरी परक्विजिट्स। तो यहाँ पर बात हो रही है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर अगर टैक्स की पेमेंट की जाती है बाय द एम्प्लॉयर तो ऐसे में उसके लिए सेम ड्यू डेट्स रखी गई है जो टीडीएस के लिए रखी गई है। आफ्टर दैट any person being an employer referred to in subsection 1A of section 192 shall pay within the prescribed time under rule 30 the tax to the credit of the central government or as the board directs। तो यहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफिस है तो भी आपको 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक टीडीएस भी डिपॉजिट करना होगा, साथ में वो टैक्स डिपॉजिट करना होगा जो आप नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर पे कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉयर। तो ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड और इनकम टैक्स इज ड्यू अंडर सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 192 वेयर टैक्स इज पेड accompanied by a income tax challan। And similarly in any other case in case of non-government offices on or before 7 days from the end of the month in which deduction is made or income tax is due under section 192 subsection 1A। तो सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A को भी डिस्कस करते हुए वहां पर हम देखेंगे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर टैक्स जो है वो अपनी पॉकेट से पे करता है। ऐसे में वो जो पेमेंट है वो भी आपको 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक करनी होगी बाय द एम्प्लॉयर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस अगर उसको डेबिट किया गया है तो आप उसको डिसअलाउ करेंगे। ये ऑलरेडी हम चैप्टर जो हमने हेड डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बताया गया इन द केस ऑफ एन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट where the sum deducted in accordance with the foregoing provisions of this chapter or tax referred to in section 192 subsection 1A has been paid to the credit of the government without production of a challan, the pay and accounts officer or the treasury officer or the check drawing and disbursing officer or any other person by whatever name called who is responsible for crediting such sum or tax to the credit of the central government shall deliver or cause to be delivered to the prescribed income tax authority or to the person authorized by such authority a statement in such form verified in such manner setting forth such particulars and within such time as may be prescribed। तो जहां पर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान अगर टीडीएस की पेमेंट की गई है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति एक रिटर्न फाइल करेगा और वो रिटर्न फाइल करेगा टू दी प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी और उस रिटर्न के अंदर वो डिक्लेयर करेगा, वो बताएगा कि किस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट किया गया है, किस डेट में डिडक्ट किया गया है, किस अमाउंट पर डिडक्ट किया गया है। और सिमिलरली जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके केस में भी कहा गया एनी पर्सन डिडक्टिंग एनी सम ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2005 in accordance with the foregoing provision of this chapter or as the case may be any person being an employer referred to in section 192 subsection 1A shall after paying the tax deducted to the credit of central government। तो दैट मींस पहले टैक्सेस की पेमेंट की जाएगी विद इन द टाइम लिमिट जो टाइम लिमिट दी गई है एंड prepare such statement for such period as may be prescribed and deliver or cause to be delivered to the prescribed income tax authority।
तो जो पेमेंट की गई है टीडीएस की, उसके रिगार्डिंग एक रिटर्न ऑफ टीडीएस फाइल की जाएगी, एक स्टेटमेंट फाइल की जाएगी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो फॉर्म मैंने आपको बताया, फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q, ये फाइल किए जाते हैं इन द केस ऑफ टीडीएस। और किसको फाइल किए जाएंगे? टू दी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो आज की डेट में आप इनको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं या फिर किसी भी एनएसडीएल सेंटर पर जो है आप इनको डिपॉजिट कर सकते हैं, इस रिटर्न को, टीडीएस रिटर्न को। और द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सच अथॉरिटी सच स्टेटमेंट इन सच फॉर्म। तो फॉर्म जो बताए गए हैं रूल 31A के अंदर बताए गए हैं, एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड सेटिंग फोर्थ सच पर्टिकुलर्स एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आप जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसको फाइल करेंगे और उसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई हम देखेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी के जरिए भी वेरीफाई कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी गई बाय द डिडक्टर, और उस टीडीएस रिटर्न के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, तो उन गलतियों को कैसे सही किया जा सकता है? तो इसके लिए हम देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए भी कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन may also deliver to the prescribed authority a correction statement for rectification of any mistake or to add, delete, update the information furnished in the statement delivered under this subsection in such form and in verified in such manner as may be prescribed। तो अगर आप रिटर्न ऑफ टीडीएस के अंदर कोई गलती कर देते हैं तो ऐसे में आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं बाय फाइलिंग ए रिवाइज रिटर्न और ए करेक्शन स्टेटमेंट। तो हम देखेंगे टीडीएस की रिटर्न आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स को जब हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में भी आपको बताया गया है कि टीडीएस पेमेंट करने के लिए क्या ड्यू डेट्स आपको बताई गई है। इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिस है, टैक्स डिडक्ट किया गया है, तो ऐसे में अगर आप टैक्स की पेमेंट करते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान, तो सेम डे पर आपको जो है पेमेंट करनी होगी। दैट मींस सेम डे पर आपको वो बुक एंट्री जो है एंटर करनी होगी। जिस डेट में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसी डेट में आप वो है बुक एंट्री जो है एंटर करेंगे। और अगर इनकम टैक्स चालान के जरिए आप पेमेंट करेंगे तो ऐसे में ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। तो जिस महीने में डिडक्शन की जाएगी उस महीने से जो अगला महीना होगा उसकी 7 तारीख तक आपको वो टीडीएस डिपॉजिट करना है। 7 तारीख के बाद अगर आप टीडीएस डिपॉजिट करेंगे तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अदर देन गवर्नमेंट, मैंने बताया इन केस ऑफ इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि क्या है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं है, उनके केस में इन द मंथ ऑफ मार्च अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो 30 अप्रैल तक वो टीडीएस डिपॉजिट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 31 मार्च 2022 को अगर कोई टीडीएस डिडक्ट होगा तो उसकी पेमेंट करनी होगी 30 अप्रैल 2022 तक। मार्च महीने में चाहे वो 1 मार्च को टीडीएस डिडक्ट किया, चाहे वो 15 मार्च को टीडीएस डिडक्ट किया गया, चाहे वो 31 मार्च को टीडीएस डिडक्ट किया गया, मार्च महीने में जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया गया उसको आप पे करेंगे 30 अप्रैल तक। और अगर मान लीजिए और किसी महीने में अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, लेट्स से टीडीएस डिडक्ट किया गया है अप्रैल 21, तो ऐसे में 7 मई 21 आपकी ड्यू डेट होगी। मई 21 में टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो 7 जून आपकी जो है टीडीएस पे करने की लास्ट डेट होगी। जून 21 में अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो 7 जुलाई जो है आपके लिए लास्ट डेट होगी। अगर मार्च मंथ में अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो ऐसे में 30 अप्रैल आपकी जो है लास्ट डेट होगी, ये आपको याद रखना है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, किसी भी महीने में टीडीएस डिडक्ट हुआ हो 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट ऑफिस
उस केस में आपको याद रखना होगा अप्रैल टू फरवरी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जो मार्च महीने में टीडीएस डिडक्ट किया गया उसके लिए होगी 30 अप्रैल। अब उसके अलावा हम देखेंगे कुछ स्पेशल सेक्शंस इंसर्ट किए गए इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 194IA, 194IB एंड 194M। तो इन स्पेशल सेक्शंस के केस में जो है स्पेशल ड्यू डेट बताई गई कि किस महीने में आप टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। तो इसमें बेसिकली कहा गया कि जिस भी महीने में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस महीने से जो अगला महीना होगा उसकी 30 तारीख तक, मान लीजिए सेक्शन 194 के तहत, IA के तहत आपने टीडीएस डिडक्ट किया गया लेट से जून 2021 में, तो ऐसे में डेट बताई गई 30th of July 21। Notwithstanding anything contained in sub-rule 1 or sub-rule 2, any sum deducted under section 194A, TDS shall be paid to the credit of the central government within a period of 30 days from the end of the month in which deduction is made, and shall be accompanied by a challan cum statement in the form 26QB। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 194IA बात करता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं और जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो ऐसे में जो भी अमाउंट पे करने के लिए लायबल है वो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। और इस केस में आपकी जो रिटर्न होगी वो क्या होगी, चलान कम स्टेटमेंट। दैट मींस आपको पेमेंट और रिटर्न एक ही फॉर्म्स के अंदर जो है फाइल करनी है, दैट इज फॉर्म नंबर 26QB। नॉर्मल केसेस में हमने देखा चलान आप यूज करेंगे 281 और रिटर्न आप फाइल करेंगे फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q के अंदर। लेकिन यहां पर आप चलान 281 यूज नहीं करेंगे इन केस ऑफ स्पेशल सेक्शंस, सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IB, सेक्शन 194M। यहां पर आप चलान नंबर 281 यूज नहीं करेंगे, यहां पर आपको चलान कम रिटर्न, दैट मीन चलान कम स्टेटमेंट, चलान भी है साथ ही साथ वो एक रिटर्न भी है और वो है फॉर्म नंबर 26QB। तो यहां पर आपको याद रखना है कोई चलान नंबर 281 यूज नहीं करेंगे इन केस ऑफ स्पेशल सेक्शंस। उसके बाद notwithstanding anything contained in sub-rule 1, sub-rule 2, any sum deducted under section 194IB shall be paid to the credit of the central government within a period of 30 days from the end of the month in which the deduction is made and shall be accompanied by a challan cum statement in form number 26QC। तो यहां पर भी अगेन वही बात बताई गई, अगर आप सेक्शन 194IB के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो ऐसे में आपको वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको वो टीडीएस डिपॉजिट करना है और आप फॉर्म नंबर 26QC यूज करेंगे सेक्शन 194IB के तहत जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसको पे करने के लिए। तो हम देखेंगे टीडीएस ऑन रेंट इन सर्टेन केसेस। तो कुछ स्पेशल केसेस होंगे जहां पर आप रेंट की पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको सेक्शन 194IB के तहत जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा और उसके लिए आप फॉर्म नंबर 26QC यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए और रिटर्न फाइल करने के लिए। फिर उसके अलावा एक सेक्शन है 194M, तो वो बात करता है टीडीएस ऑन स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स। तो आप जब कोई स्पेसिफाइड एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट के तहत आप कोई पेमेंट करेंगे तो ऐसे में आपको सेक्शन 194M के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी और उसको पे करने के लिए आप फॉर्म यूज करेंगे फॉर्म नंबर 26QD और पेमेंट आप करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। Notwithstanding anything contained in sub-rule 1, sub-rule 2, any sum deducted under section 194M shall be paid to the credit of the government within a period of 30 days
from the end of the month in which deduction is made and shall be accompanied by a challan cum statement in form number 26QD। तो ये आपको याद रखना है। सेक्शन 194I के लिए फॉर्म बताया गया फॉर्म नंबर 26QB, 194IB के लिए बताया गया फॉर्म 26QC, 194M के लिए बताया गया फॉर्म नंबर 26QD। तो इन फॉर्म्स का आप यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए भी एज वेल एज रिटर्न फाइल करने के लिए भी। उसके बाद अभी तक हमने देखा कि नॉर्मली जो टीडीएस की पेमेंट की जाती है वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन केस ऑफ नॉर्मल केसेस, और इन केस ऑफ स्पेशल केसेस 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है आप टीडीएस की पेमेंट करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कहा गया कि अगर आप जॉइंट कमिश्नर से परमिशन ले लेते हैं तो ऐसे में आप क्वार्टरली टीडीएस की पेमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही अलाउ किया जाता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 2, इन स्पेशल केसेस द असेसिंग ऑफिसर में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर परमिट quarterly payment of tax deducted under section 192, under section 194A, under section 194D or section 194H for the quarters of the financial year specified in column number 2 of the table below by the date referred to in column number 3 of the said table। तो कुछ स्पेशल केसेस में ही आपको असेसिंग ऑफिसर जो है विद द अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर जो है आपको परमिट कर सकता है आप क्या करें क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं टीडीएस की। और कौन सा टीडीएस? वो टीडीएस जो सेक्शन 192, 194A, 194D और 194H के तहत डिडक्ट किया गया है। तो ऐसे में जो ड्यू डेट होगी फ्रॉम अप्रैल टू जून आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया होगा वो आपको पे करना होगा 7th ऑफ जुलाई। जो आपने जुलाई टू सितंबर टीडीएस डिडक्ट किया होगा वो पे करना होगा 7th ऑफ अक्टूबर। जो आपने अक्टूबर टू दिसंबर टीडीएस डिडक्ट किया होगा वो आपको पे करना होगा 7th ऑफ जनवरी। जो आपने जनवरी टू मार्च टीडीएस डिडक्ट किया होगा वो आपको पे करना होगा 30th अप्रैल। जनरली एओ आपको परमिट नहीं करता है, कुछ स्पेशल केसेस में ही ये परमिशन आपको दी जाती है। आफ्टर दैट बताया गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफिस के केस में टीडीएस की पेमेंट की जा रही है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान तो आपको क्या करना होगा। यहां पर कहा गया कि बेसिकली जो डिडक्टर होगा जो टीडीएस डिडक्ट करेगा और पेमेंट करता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान तो ऐसे में वो क्या करेगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर या फिर किसी और नाम से जाना जाता है तो उस ऑफिसर को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा फॉर्म 24G के तहत। और यह जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर होगा ये उस अमाउंट को क्रेडिट करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड आफ्टर दैट एक बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा और यह बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है रिपोर्ट किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा टू द डिडक्टर। और डिडक्टर जो होगा जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो इस बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर को यूज करते हुए उस रिटर्न को फाइल करेगा। तो बेसिकली बताया गया वेयर द टैक्स हैज बीन पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ ए चालान, द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर or the treasurer officer or the check drawing and disbursing officer or any other person by whatever name called to whom the deductor reports the tax so deducted and who is responsible for crediting such sum to the credit of the central government shall submit a statement in form number 24G to the agency authorized by the principal director of the income tax in respect of टैक्स डिडक्टेड बाय द डिडक्टर एंड रिपोर्टेड टू हिम। तो बेसिकली ये जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर होगा ये फॉर्म 24G फाइल करेगा टू द एजेंसी अथॉरिटी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है और वहां से बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा जो डिडक्टर को रिपोर्ट किया जाएगा। स्टेटमेंट रेफर्ड टू इन सब रूल 4 shall be furnished on or before 30th day of April where the statement relates to month of March
and in any other case on or before 15 days from the end of the month. तो नॉर्मली जब हमने टीडीएस पेमेंट के रिगार्डिंग देखा था तो मार्च महीने के लिए 30th अप्रैल बताई गई थी, वही डेट यहां पर बताई गई है इन केस ऑफ विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान। लेकिन यहां पर एनी अदर केसेस दैट मींस अप्रैल टू फरवरी मंथ के लिए ड्यू डेट बताई गई 15th of the next month. Statement referred to in sub-rule 4 shall be furnished through electronically under digital signature in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule 5 or electronically along with the verification of the statement in form 27A or verified through an electronic process in accordance with the procedure, forms and standards specified under sub-rule 5. तो ये जो स्टेटमेंट है जो सब रूल 4 में जिसके बात की गई है वो आप फॉर्म नंबर 27A के तहत जो है फाइल करेंगे और उसको इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर आप फाइल कर सकते हैं और उसको वेरीफाई करेंगे। The persons referred to in sub rule 4 shall intimate the number referred as book identification number generated by the agency to each of the deductor in respect of whom the sum deducted has been credited. तो बेसिकली एजेंसी के द्वारा एक बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा और वो जो है डिडक्टर को रिपोर्ट किया जाएगा और डिडक्टर उस बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर का यूज करते हुए जो भी फॉर्म में फाइल करना चाहता है, फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q, वो जो है रिटर्न फाइल करेगा यूजिंग दैट बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट ऑफिसेज बेसिकली हम देखेंगे जो चालान 281 यूज किया जाता है पे करने के लिए, उस केस में हमें चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है यूज करना होता है रिटर्न फाइल करते हुए। तो अदर देन गवर्नमेंट ऑफिसेज में हम सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज करेंगे और गवर्नमेंट ऑफिसेज के केस में जहां पर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान जो है टीडीएस पे किया जाता है वहां पर BIN बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम यूज करते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली जब हम टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज, नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज जहां पर पेमेंट की गई है यूजिंग चालान वहां पर आप सिन नंबर यूज करते हैं, जहां पर पेमेंट की गई है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान वहां पर आप बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज करते हैं। के बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाना था और उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा, और अगर टीडीएस लेट डिडक्ट किया गया तो क्या होगा, और अगर टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया लेकिन टाइमली डिपॉजिट नहीं कराया गया तो क्या होगा। तो इसके लिए बेसिकली बताया गया सेक्शन 201 के तहत कंसिक्वेंसेस ऑफ फेल्योर टू डिडक्ट और पे टीडीएस कि टीडीएस अगर डिडक्ट नहीं किया गया, लेट डिडक्ट किया गया और डिडक्ट करने के बाद अगर पे नहीं किया गया, लेट पे किया गया तो क्या होगा। वेयर एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एनी सम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो प्रत्येक वो व्यक्ति जिसको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी अंडर दिस एक्ट, इस पूरे लॉ के तहत, और referred to in subsection 1A of section 192 being an employer, या फिर एज एन एम्प्लॉयर वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर टैक्स पे करने वाला था, डज नॉट डिडक्ट, अगर उसने वो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जो उसे डिडक्ट करना था, या फिर उसने वो टैक्स पे नहीं किया जो उसे टैक्स पे करना था, और आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे, टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन उसको पे नहीं किया, the whole or any part of the tax as required by or under this act, then such person shall, without prejudice to any other consequences which he may incur, be deemed to be an SSC in default in respect of such tax. तो अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाना था वो डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करने के बाद पे नहीं किया, कोई टैक्सेस की पेमेंट करनी थी अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A जो कि टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स की बात करता है, वो टैक्स पे नहीं किया, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या मान लिया जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट।
और एसएससी इन डिफॉल्ट मानने के बाद जो भी एसएससी इन डिफॉल्ट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं वो उस पर क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। एक बात यहां पर कही गई कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को लेट से सैलरी पे करते हैं और इस सैलरी पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना था, किया जाना था, लेकिन मिस्टर वाई ने वो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो ऐसे में मिस्टर वाई क्या माने जाएंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट। या फिर मान लीजिए मिस्टर वाई ने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया लेकिन उसको पे नहीं किया टू दी गवर्नमेंट, तो भी वो क्या माने जाएंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट। तो ऐसे में कहा गया कि हम एक केस में आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया लेकिन जिस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट किया जाना था दैट इज मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दे और उस रिटर्न ऑफ इनकम में जो भी उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो पे कर दें और एक सर्टिफिकेट वो जो है मिस्टर वाई को इशू करें कि उसने जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो फाइल कर दी है अलोंग विद हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सच पेमेंट, जो पेमेंट उसको की गई है उस इनकम के अंदर वो पेमेंट जो है इंक्लूड कर ली गई है। अगर ऐसा एक सर्टिफिकेट मिस्टर वाई को दे दिया जाए तो मिस्टर वाई जो है एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। और इसके लिए जो फॉर्म बताया गया, फॉर्म फॉर सच सर्टिफिकेट दैट इज फॉर्म 26A। तो 26A फॉर्म जो है वो फाइल करना होगा बाय द मिस्टर एक्स और उस फॉर्म 26A के जरिए मिस्टर वाई जो है वो एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। तो प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु फेल्स टू डिडक्ट the whole or any part of the tax in accordance with the provision of this chapter on the sum paid to a payee or on the sum credited to his account of a payee shall not be deemed to be assessed in default if such payee, that is Mr. X, has furnished his return of income under section 139। section 139 के तहत वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दे। has taken into account such sum for computing his income, और जो अमाउंट उसे पे की गई है विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस वो अमाउंट उसने अपनी इनकम के अंदर जो है कंसीडर कर ली है। एंड हैज पेड टैक्स ड्यू ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम इन सच रिटर्न ऑफ इनकम, और जो टैक्स लायबिलिटी उसकी रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग बनती है वो उसके द्वारा पे कर दी गई है। एंड द पर्सन फर्निशेस ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको वो क्या करना होगा, वो सर्टिफिकेट जो है फर्निश कराना होगा इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब। तो फॉर्म बताया गया फॉर्म 26A। तो उस फॉर्म के तहत आपको क्या करना होगा, वो सर्टिफिकेट इशू करना होगा टू दी पेयर। तो ऐसे में पेयर क्या माना जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। Provided further that no penalty shall be charged under section 221 from such person unless the assessing officer is satisfied that such person without good and sufficient reason has failed to deduct and pay such tax। तो अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि जो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है उसके लिए पेयर के पास प्रॉपर रीजन है, सफिशिएंट रीजन है, कन्विंस कर दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर को, तो ऐसे में पेनल्टी भी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप सफिशिएंट रीजन नहीं दे पाते हैं, आप असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 221 के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है फॉर द नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे, लेकिन अगर पेई के द्वारा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी गई, वो इनकम कंसीडर कर ली गई और टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी गई, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। और असेसिंग ऑफिसर को आप कन्विंस कर देते हैं कि आपके पास सफिशिएंट रीजन था टीडीएस डिडक्ट ना करने के लिए, तो ऐसे में आपके ऊपर सेक्शन 221 में पेनल्टी
नहीं लगाई जाएगी। अब बात है कि इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। कि अगर आपने मान लीजिए 14 ऑफ मे 21 को कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाना था और आपने वो टीडीएस लेट डिडक्ट किया, लेट से 18 ऑफ जून 21 को आपने टीडीएस डिडक्ट किया, तो ये है लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो ऐसे में कहा गया कि आपको क्या करना होगा, 1% का इंटरेस्ट पे करना होगा अगर आप लेट टीडीएस डिडक्ट करते हैं। टीडीएस डिडक्ट किया जाना था 14 ऑफ में, डिडक्ट किया गया 18 ऑफ जून, तो ऐसे में लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। अब मान लीजिए 18 जून 2021 को आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो इसकी जो ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट है 7 ऑफ जुलाई 21। इस डेट तक आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। तो ऐसे में अब मान लीजिए आपने जो पे किया वो पे किया लेट से 15 ऑफ अगस्त 21 को, तो दैट इज कॉल्ड लेट डिपॉजिट। फर्स्ट केस में हमने बात की थी लेट डिडक्शन की, सेकंड केस में हमने बात की है लेट डिपॉजिट की, और यहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 1.5%, दैट इज 1.50% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। सेम वे में यहां पर आपको लेट डिडक्शन के केस में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो इंटरेस्ट पे करना होगा। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, इफ एनी सच पर्सन, प्रिंसिपल ऑफिसर or company as referred to in that subsection after deducting fails to pay the tax, तो does not deduct the tax और after deducting fails to pay the tax, तो दो केसेस यहां पर बताए गए, या तो आप टीडीएस लेट डिडक्ट करते हैं और आप डिडक्ट करने के बाद उसको लेट डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे में बताया गया it you shall be liable to pay simple interest at 1% for every month or part of the month on the amount of such tax from the date on which such tax was deductible or to the date on which such tax is deducted। तो जिस डेट में उसको डिडक्ट किया जाना था दैट इज 14th ऑफ मई, उस डेट से लेकर जिस डेट में आपने उसको डिडक्ट किया दैट इज 18th ऑफ जून, आपको क्या करना होगा, इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो दैट मींस 14th मई से लेकर 13th जुलाई 13 जून तक आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, और 13th जून से लेकर 14 जून से लेकर 18th जून तक जो आपका 5 डेज का डिले है ये भी आपका 1 मंथ कंसीडर किया जाएगा। तो दैट मींस इस केस में हमें 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो पे करना हो। 14th मई को टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, 18 जून को टीडीएस डिडक्ट किया गया, तो ऐसे में यहां पर आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 महीना 5 दिन। तो ऐसे में कहा गया 1 महीने से अगर 1 दिन भी ज्यादा होगा तो आपको उस 1 दिन को भी पूरा महीना कंसीडर करना होगा। सिमिलर चीज बताई गई इन केस ऑफ लेट डिपॉजिट, वहां पर जो इंटरेस्ट रेट रखी गई वो रेट रखी गई 1.5%, दैट इज 1.50% per month for every month or part of the month on this amount of such tax from the date on which such tax was deducted to the date on which such tax is actually paid। तो जो टैक्स डिडक्ट किया गया वो किया गया 18th ऑफ जून को और डिपॉजिट किया गया 15th ऑफ अगस्त को। अब बात आई कि सर डिले कहां से काउंट किया जाएगा, क्या ड्यू डेट से डिले काउंट किया जाएगा या जिस डेट में आपने उसको डिडक्ट किया उस डेट से। तो जिस डेट में आपने टीडीएस डिडक्ट किया उस डेट से लेकर जिस डेट में आपने उसको एक्चुअली डिपॉजिट किया उस डेट तक का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। ये ध्यान रखें टीडीएस के केस में ड्यू डेट से जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, जिस डेट से आपने टीडीएस डिडक्ट किया उस डेट से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो दैट मींस 18th ऑफ
जून से लेकर 15 ऑफ अगस्त तक, तो दैट मींस ऑलमोस्ट आपका जो है 2 महीने का जो डिले है, तो ऐसे में आपको 2 मंथ का जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। 18th ऑफ जून से लेकर 17th ऑफ जुलाई तक आपका 1 महीना हो जाता है। 17th के बाद 18 जुलाई से 15 ऑफ अगस्त तक आपके जो है यहाँ पर 28 दिन होते हैं, लेकिन इस 28 दिन को भी 1 महीना कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह आपको यहाँ पर 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये ध्यान रखें, अगर आप लेट टीडीएस डिडक्ट करेंगे या फिर लेट डिपॉजिट करेंगे, इन दोनों ही केसेस में आपको जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। एंड सच इंटरेस्ट शैल बी पेड बिफोर फर्निशिंग द स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 200 सबसेक्शन 3। तो जो रिटर्न ऑफ टीडीएस आप फाइल करेंगे, उस रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको ये इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे में रिटर्न फाइल जो होगी आपकी, वो जो है डिफॉल्ट के साथ आपकी रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया उसको, उसके लिए आपको अलग से नोटिस दिया जाएगा, और इन दैट केस आपको जो है उस नोटिस के अगेंस्ट इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। बाद यहां पर बताया गया, हमने जो केस डिस्कस किया था कि मान लीजिए मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दी गई, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया, तो ऐसे में मिस्टर वाई को एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। लेकिन यहां पर कहा गया था जो पेई है मिस्टर एक्स, जिसने अमाउंट रिसीव की है, अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है, उस अमाउंट को कंसीडर कर लेता है और अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर लेता है, तो ऐसे में मिस्टर वाई एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि मिस्टर वाई इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, क्योंकि मिस्टर वाई ने तो टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं, और टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं और उसके बाद डिपॉजिट करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में कहा गया कि जिस डेट में वो टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय द पे, तो इस डेट तक का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट ऑफ 1%। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पेई के द्वारा जो है इनकम टैक्स पे कर दिया गया था, जिसकी वजह से आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने गए थे, तो इन दैट सिचुएशन भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा, लेकिन उस डेट तक जिस डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की गई है बाय द पेई, provided that in case any person, including the principal officer of a company, fails to deduct the whole or any part of the tax in accordance with the provision of this chapter on the sum paid to a payee on the sum credit to his account, but is not deemed to be an SSC in default under the first proviso, the interest under clause 1 shall be payable from the date on which such tax was deductible to the date फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय सच पे। तो उस पे के द्वारा जिस दिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी जाएगी, उस डेट तक का इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पे के द्वारा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की गई है, उस केस में आप एसएससी डीम्ड इन डिफॉल्ट नहीं माने गए हैं, आपने जो है फॉर्म 26A के जरिए सर्टिफिकेट इशू किया है, तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच सच रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय द पे। बाद एक और बात आती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया, लेकिन वो उसको डिपॉजिट ही नहीं करता है। हमने देखा इंटरेस्ट कहां तक पे करना होता है, जिस डेट में आपने टीडीएस डिडक्ट किया टू द डेट ऑन विच यू एक्चुअली पे, तो आपने वो एक्चुअली पेमेंट कभी की ही नहीं, तो ऐसे में बात आई कि उस केस में क्या होगा, वेयर द टैक्स हैज नॉट बीन पेड आफ्टर इट इज डिडक्टेड, द अमाउंट ऑफ टैक्स टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1A shall be a charge upon all the assets of the person। तो जो भी व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल था, उसकी जितनी भी एसेट्स होंगी,
उस एसेट से वो टीडीएस अलोंग विद इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, एज द केस में बी रेफर टू इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में जो इंटरेस्ट है फॉर द लेट डिडक्शन, फॉर द लेट पेमेंट, तो ऐसे में वो क्या है, चार्ज अपॉन ऑल द एसेट्स। तो जो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल था, उसकी जितनी भी एसेट्स होंगी उस पर क्या किया जाएगा, वो चार्ज क्रिएट किया जाएगा और उस एसेट से वो टीडीएस की अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट रिकवर की जा सकती है। अब उसके बाद कहा गया कि जिस दिन आपके 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जिस साल में आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, पे करना था, उसके 7 साल के बाद आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया जा सकता। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर सेक्शन 1 deeming a person to be an SSC in default for failure to deduct the whole or part of the tax from a person resident in India at any time after the expiry of 7 years. That means मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को कुछ पेमेंट की गई, लेट से रेंट पे किया गया और इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया, तो ऐसे में मिस्टर वाई को क्या माना जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। लेकिन कहा गया कि जिस साल में ये टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया, उसके 7 इयर्स लेटर, 7 साल तक आप उसको एसएससी इन डिफॉल्ट बना सकते हैं बाय पासिंग एन ऑर्डर। लेकिन अगर 7 साल तक आपने उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया, तो 7 साल के बाद उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया जा सकता। तो एनी पर्सन हु फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस for a person resident in India at any time after the expiry of 7 years from the end of the financial year in which payment is made। तो पेमेंट जिस साल में की गई है उसके एंड होने के बाद, उस साल के एंड होने के बाद 7 इयर्स आपके जो है काउंट किए जाएंगे एंड 7 इयर्स आफ्टर जो है आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। और अगर मान लीजिए इस दौरान आपने क्या किया है, रिवाइज रिटर्न फाइल की, तो रिवाइज रिटर्न के जिस साल में आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की उसके 2 साल बाद तक, 2 साल बाद तक जो है आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया जा सकता। तो 2 years from the end of the financial year in which correction statement is delivered under the proviso to subsection 3 of section 200 whichever is later। तो इन दोनों डेट्स में कौन सी, 7 years from the date from the end of the year in which TDS is not deducted or 2 years from the end of the financial year in which correction statement is filed। इनमें से जो भी लेटर डेट होगी, उस लेटर डेट के बाद, उस लेटर ईयर के बाद आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया है तो ऐसे में 1% आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट डिडक्टेड। जो आपने लेट डिडक्ट किया टीडीएस, उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना है फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड। और अगर आपने लेट डिपॉजिट किया है तो 1.5% पर मंथ फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बट नॉट पेड विद इन टाइम। तो जो आपने लेट अमाउंट डिपॉजिट की है उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना है फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड टू द डेट ऑन विच एक्चुअली टैक्स पेड। ये आपको ध्यान रखना है, ड्यू डेट से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, जिस डेट में आपने टीडीएस डिडक्ट किया था, जो आपने लेट डिपॉजिट किया है, उस डिडक्टेड डेट से एक्चुअली पेड डेट तक आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये बेसिकली ड्यू डेट्स बताई गई फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस। और अगर आप टीडीएस टाइमली डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा।